नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मुद्दे के प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा, मुद्दे का समाधान राजनयिक माध्यम से हो। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से भारत सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सीमावर्ती चौकियों तक पहुंचने का परामर्श जारी किया। यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को लेकर विशेष विमान आज शाम मुंबई पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों, ब्लॉक और गांवों में पहुंचाने पर बल दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 61 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। मणिपुर में पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। और भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज धर्मशाला में। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन संकट के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर रूस ने वीटो कर दिया है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के 11 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट किया, जबकि रूस ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। भारत, संयुक्त अरब अमारात और चीन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। रूस द्वारा प्रस्ताव पर वीटो किए जाने से इसे पारित नहीं किया जा सका। भारत ने अपने बयान में कहा है कि संकट का समाधान राजनयिक तरीके से किया जाना चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। भारत ने हिंसा और हमले की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में उनसे भी यही आग्रह किया था। भारत ने कहा है कि सभी सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भारत का मानना है कि संवाद ही विवाद के समाधान का एकमात्र रास्ता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि राजनयिक वार्ता का रास्ता छोड़ना अत्यंत खेदजनक है। सभी संबद्ध पक्षों को वार्ता की मेज पर आना चाहिए। इस कारण भारत ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की स्वदेश वापसी केंद्र सरकार की तत्काल प्राथमिकता है। भारत यूक्रेन के घटनाक्रम से काफी चिंतित है। We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and भारत ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा है कि वो दोनों पक्षों के साथ संतुलित और समन्वित तरीके से निरंतर संपर्क में है और सभी पक्षों से संवाद शुरू करने का आग्रह किया है। श्री तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत यूक्रेन में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के कल्याण और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। We urge that all efforts are made for the immediate cessation of violence and hostilities. No solution can ever be arrived at the cost of human lives. We are also deeply concerned about the welfare and security of the Indian community, including a large number of Indian students in Ukraine. All member states need to honor these principles in finding a constructive way forward. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. इस बीच रूसी सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश कर गई हैं। कीव की सड़कों पर झड़पें शुरू हो गई हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। कीव के दक्षिण पूर्व इलाके में आज सवेरे 2 मिसाइलों से हमला किया गया।
कीव के मेयर ने बताया कि आवासीय इमारत पर एक मिसाइल गिरी। इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रूस के सैन्य सूत्रों ने बताया है कि यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मेलिटोपोल शहर पर कब्जा करने का दावा किया है। ये महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मारियोपोल के निकट है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सेनाओं के समक्ष समर्पण करने की अफवाहों का खंडन करते हुए अपना एक वीडियो ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें वे कीव की सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया की खबरों के अनुसार राजधानी कीव में तोपों की आवाजें सुनी जा रही हैं। यूक्रेन की सेना ने बताया है कि शहर के पश्चिमी इलाकों में सैन्य ठिकानों के पास झड़पें हो रही हैं। खबरों के अनुसार काला सागर से भी यूक्रेन पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। विमानों से भी हमले किए जा रहे हैं। इस बीच अमरीकी मीडिया ने खबर दी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से उन्हें बाहर निकालने के अमरीकी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीका और यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से खबर दी है कि अमरीका यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की सहायता करने के लिए तैयार है। यूक्रेन में भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों को सीमा चौकियों पर न जाने का परामर्श दिया है। परामर्श में मिशन ने कहा कि विभिन्न सीमा चौकियों पर स्थिति संवेदनशील है और दूतावास भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए पड़ोसी देशों में दूतावासों के साथ लगातार काम कर रहा है। मिशन ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के सीमा चौकियों तक पहुंचे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने में दूतावास को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूतावास ने कहा कि स्थिति से पूरी तरह अवगत हुए बिना सीमा चौकियों तक पहुंचने की तुलना में यूक्रेन के पश्चिमी शहरों में रहना सुरक्षित और उचित है। इन शहरों में पानी, भोजन, आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिशन ने कहा कि वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अगले आदेश तक जहां तक संभव हो सके घर के अंदर या आश्रय स्थलों में रहें। दूतावास ने उन्हें अनावश्यक आवाजाही से बचने की भी सलाह दी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में और यूक्रेन में कीव में भारत के दूतावास में नियंत्रण कक्ष के अलावा पश्चिमी यूक्रेन और उसके पड़ोसी सीमा क्षेत्रों में विदेश मंत्रालय की टीमों की उपस्थिति का विस्तार किया गया है। ये टीमें यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता कर रही हैं। विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-118797 011230121113 011230141004 011230179005। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विशेष विमान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये विमान विद्यार्थियों को लेकर आज शाम मुंबई पहुंचेगा। आज रात लगभग 8 बजे मुंबई पहुंचने वाले भारतीय छात्रों की सुविधा हेतु छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर व्यवस्थापन द्वारा विशेष प्रबंध किया जा रहा है। इन यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर एक विशेष कॉरिडोर आरक्षित किया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन की टीमें हवाई अड्डे पर यात्रियों के तापमान की जांच करेगी। आगमन पर यात्रियों को कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र अथवा RT-PCR परीक्षण की निगेटिव रिपोर्ट को दिखाना होगा। आगमन के समय यदि किसी यात्री के पास ये दस्तावेज न हो तो उन्हें हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जिसका खर्चा हवाई अड्डे द्वारा किया जाएगा। टेस्ट निगेटिव आने के बाद ये यात्री हवाई अड्डे से बाहर जा सकेंगे। यदि किसी यात्री का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उनकी चिकित्सा का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले युवा छात्रों के लिए हवाई अड्डे पर विशेष क्षेत्र बनाया गया है। कुणाल शिंदे के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रूस ने यूक्रेन पर सैन्य अभियानों के बीच घोषणा की है कि वो फेसबुक तक पहुंच को आंशिक रूप से सीमित कर रहा है। इससे पहले सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म द्वारा क्रेमलिन समर्थित कई मीडिया एजेंसियों के खातों को सीमित कर दिया गया था। रूसी संचार नियामक रोसकोमनाडज़ोर ने कल एक बयान में कहा कि फेसबुक पर उसका आंशिक प्रतिबंध शुक्रवार से प्रभावी हो गया है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ, रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वास्थ्य के ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास कर रही है जो बड़े शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि हर जिले, ब्लॉक और गांव में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मददगार हो। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा को अधिक समावेशी और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट पिछले 7 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और बदलाव के प्रयासों के विस्तार को दर्शाता है। साथियों, ये बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। और जो बजट के शास्त्र के जानकार लोग हैं, वो इस बात को महसूस करते होंगे कि डे 1 से हमारी बजट हो या हमारी नीतियां हो, एक कंटिन्यूटी है और प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट है। हमने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में एक होलिस्टिक अप्रोच को एडॉप्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष में अनुसंधान को बढ़ावा देने और इसकी सक्रिय भागीदारी से प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का भी प्रयास किया है। जब हम हेल्थ सेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स का समावेश कर रहे हैं। पहला, मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स का विस्तार। दूसरा, आयुष जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति में रिसर्च को प्रोत्साहन और हेल्थ केयर सिस्टम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट। और तीसरा, मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बेहतर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर सुविधाएं पहुंचाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क को सशक्त बनाने के लिए 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के निर्माण का काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 85,000 से ज्यादा केंद्र हैं जो टीकाकरण और नियमित जांच सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में मानसिक स्वास्थ्य की सुविधा को जोड़ा गया है। प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के निर्माण का काम भी तेजी से चल रहा है। अभी तक 85,000 से अधिक सेंटर्स रूटीन चेकअप, वैक्सीनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। इस बार के बजट में इनमें मेंटल हेल्थ केयर की सुविधा भी जोड़ी गई है। जागरूकता कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए हम सबको मिलकर के आपको भी अपने प्रयास बढ़ाने ही चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना को देश भर में लागू करने की मंजूरी दे दी है। 5 वर्ष की अवधि के लिए बजट में 1,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य अनुकूलन तंत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निवारण करने में कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु और ई संजीवनी लोगों को जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आयुष्मान भारत मिशन प्रायोगिक तौर पर 6 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पुद्दुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी सफल रहा है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मुद्दे के प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा, मुद्दे का समाधान राजनयिक माध्यम से हो। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से भारत सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सीमावर्ती चौकियों तक पहुंचने का परामर्श जारी किया। यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को लेकर विशेष विमान आज शाम मुंबई पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों, ब्लॉक और गांवों में पहुंचाने पर बल दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 61 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। मणिपुर में पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज धर्मशाला में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वविद्यालय समुदाय से सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का आह्वान किया है। असम में शोणितपुर जिले में तेजपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में नवाचार अपनाना चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए विश्वविद्यालय को कुछ गांवों को गोद भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्य जैविक कृषि को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए विश्वविद्यालयों की भूमिका कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में अहम हो जाती है। दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य और टाइगर पार्क के लिए रवाना हुए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों के दल संबंधित मतदान केंद्रों में भेजे जा रहे हैं। कल जिन 12 जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, अमेठी और चित्रकूट शामिल हैं। ये जिले बुंदेलखंड से लेकर के अवध क्षेत्र तक फैले हुए हैं। कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट पर दिलचस्प मुकाबला है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनाव मैदान में हैं और अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, उनकी बहन पल्लवी पटेल, जिनकी पार्टी अपना दल कमेरावादी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, वो केशव प्रसाद मौर्य को चुनौती दे रही हैं। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थानों जैसे चित्रकूट, प्रयागराज और अयोध्या में भी इसी चरण में चुनाव होना है। राज्य सरकार के भी कई मंत्री इस दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी और चंद्रिका उपाध्याय शामिल हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 6 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा। ये जिले इम्फाल पूर्वी, इम्फाल पश्चिमी, विष्णुपुर, फेरजवाल, चूड़ाचांदपुर और कांगपोकपी हैं। इस चरण में 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मणिपुर में दूसरे चरण में 10 जिलों की 22 सीटों के लिए 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को 10 जिलों की 57 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। प्रदेश में 7वें चरण का मतदान अगले महीने की 7 तारीख को 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर से सुना जा सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की।
ये कार्यक्रम 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश भर में चलाया जाएगा। श्री मांडविया ने लोगों और गैर सरकारी संगठनों से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि टीके लगवाकर बच्चों को पोलियो से बचाया जा सकता है। देश में अब तक 177 करोड़ 17 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 28,29,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर इस समय 98.52% है। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज शाम धर्मशाला में खेला जाएगा। मैच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। उसने लखनऊ में पहले 2020 मैच में श्रीलंका को 62 रन से हराया था। तीसरा और अंतिम 2020 मैच भी रविवार को धर्मशाला में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच 4 मार्च से 2 टेस्ट मैच भी होने हैं। पहला टेस्ट मैच मोहाली में और दूसरा बेंगलुरु में खेला जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज की कड़ी में हम असम के स्वतंत्रता सेनानियों मणिराम दीवान और पियाली बरुआ का स्मरण कर रहे हैं, जो 1858 में 26 फरवरी को शहीद हुए थे। इन दोनों ने स्वतंत्र असम के लिए ब्रिटिश शासकों के खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। मणिराम असमी राजा को फिर सत्तारूढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने ब्रिटिश राज और बर्मा के बीच 1826 में हुई यांदाबो संधि का पूरी दृढ़ता से विरोध किया। उन्होंने असम के युवाओं से ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध करने की अपील की और इसके लिए क्रांतिकारियों का एक समूह गठित किया। पियाली बरुआ भी मणिराम के साथ आ गए और दोनों ने 1857 की स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की रूपरेखा तय करने में मुख्य भूमिका निभाई। जहां मणिराम ने कलकत्ता में क्रांति का मार्गदर्शन किया, तो वहीं पियाली ने असम में चीफ लेफ्टिनेंट के रूप में इन योजनाओं को कार्यान्वित किया। मणिराम ने 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को असम में अहोम शासन बहाल करने के एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कलकत्ता से पियाली बरुआ को सांकेतिक भाषा में यानी कूटबद्ध पत्र लिखे। अपने पत्रों में उन्होंने उत्तराधिकारी युवराज कांदार पेशवार से गोलाघाट और डिब्रूगढ़ में सिपाहियों की मदद से अंग्रेजों का मुकाबला करने का आग्रह किया। योजना के अनुरूप दुर्गा पूजा के दिन जोरहाट की ओर मार्च करना था, जहां कांदार पेशवार को राजा के रूप में सत्तारूढ़ किया जाना था। लेकिन उनकी एक गुप्त बैठक के ठीक पहले इस योजना का अंग्रेजी हुकूमत को पता चल गया। मणिराम दीवान को कलकत्ता में और पियाली बरुआ को जोरहाट में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया।
26 फरवरी 1858 को ब्रिटिश शासन ने दोनों को जोरहाट में सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया। लोगों के दिलों में विद्रोह की चिंगारी भड़काकर क्रांति की ये मशाल खामोश हो गई। प्रत्येक वर्ष 26 फरवरी को पूरा राज्य स्वतंत्रता संग्राम के इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इन महान निर्भीक सेनानियों को हमारा शत शत नमन। आज पापुनी पुण्य भूमि पर उग्यो स्वर्ण प्रभात। आज हम गुजराती लेखक नर्मदा शंकर दवे का भी स्मरण करते हैं। वे नर्मद के नाम से लोकप्रिय थे। 1886 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। नर्मद ने साहो चलो जितवा जंग और जय जय गरवी गुजरात जैसे अपने प्रसिद्ध गीतों से राष्ट्रवाद और देशभक्ति का संचार किया। जय जय गरवी गुजरात, वंदन गुजरात बने। जय जय गरवी गुजरात अभी गुजरात का राज्यगान भी है। इस गीत में उन्होंने गुजरात की पहचान गढ़ने वाले सभी सांस्कृतिक प्रतीकों का गौरवगान किया है। ये प्रतीक गुजरात में रहने वाली सभी जातियों, समुदाय, वर्ग, धर्म और संप्रदायों से जुड़े हैं। गांधी जी ने भी नर्मद के अहिंसा दर्शन की सराहना की है। नर्मद को गुजराती गद्य का जनक माना जाता है। उन्होंने गुजराती में लेखन की अनेक विधाओं का आरंभ किया। वे केवल कल्पना और साहित्य जगत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारों के लिए भी समर्पित थे। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया और विधवा विवाह की पुरजोर वकालत की। उन्होंने अपने जीवन में भी इसे अपनाया और ये उदाहरण सामने रखा कि वे जो कहते हैं उसका अनुकरण भी करते हैं। नर्मद धार्मिक उन्माद और कट्टरवाद के प्रबल विरोधी थे। इस महान देशभक्त कवि को हमारा भावभीना नमन। आज हम शहीद इब्राहिम खान को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 26 फरवरी 1857 को फांसी दी थी। मालवा मध्य प्रदेश के रहने वाले खान शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, लेकिन 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में वे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ आ गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 26 फरवरी 1857 को फांसी पर लटका दिया। माटी के इस महान सपूत को हमारा नमन। एक बार तो रामा बोलिया डाक, जब तो जाने। 26 फरवरी को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नीरेंद्र लाल अधिकारी की भी पुण्यतिथि है। 1936 में 26 फरवरी को उनका निधन हुआ था। जुगांतर पार्टी के सदस्य नीरेंद्र को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण 23 मई 1934 को गिरफ्तार किया गया और ढाका सेंट्रल जेल में रखा गया। 9 अक्टूबर 1934 को उन्हें हिजली कैंप में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। इस महान सेनानी को हमारा नमन। इसके साथ ही आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहे, हल्की वर्षा हो सकती है। चेन्नई और कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन मुद्दे के प्रस्ताव पर मतदान में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा, मुद्दे का समाधान राजनयिक माध्यम से हो। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से भारत सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर सीमावर्ती चौकियों तक पहुंचने का परामर्श जारी किया। यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों को लेकर विशेष विमान आज शाम मुंबई पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं जिलों, ब्लॉक और गांवों में पहुंचाने पर बल दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में 61 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा।
भारत तथा श्रीलंका के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज धर्मशाला में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।